चलिए, एनवायरनमेंट का ये पांचवा और अंतिम जो है हमारा लेक्चर है। फैक्चुअल चीजें रहेंगी इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, बस फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो फटाफट आप याद कर लीजिएगा करने, ठीक है। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं लेकिन फैक्चुअल चीजें हैं। तो फैक्ट्स के ऊपर ये आता है कि ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, खाली फैक्ट्स हैं, एग्जाम में याद रखना इसको। हवा में तैरते हुए जो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है वो लगभग 2.5 माइक्रोन के बराबर होता है। यानी कि आपको पता है पीएम 2.5, पीएम 10 हम बोलते हैं, तो 10 मतलब बड़ा आकार होगा और पीएम 2.5 छोटे आकार। जितने छोटे आकार के कण होंगे उतने ही खतरनाक होते हैं, उतने खतरनाक है, उतने ही चीजें प्रॉब्लम करेंगे। तो जो श्वास में दिक्कत करता है वो 2.5 माइक्रोन। कभी आ जाए तो बोलना कि 2.10 वाले जो है विजिबिलिटी में दिक्कत करते होंगे और 2.5 वाले सांस में दिक्कत करते हैं। जितना छोटा कण होगा उतना रेस्पिरेशन के माध्यम से आपके शरीर में जाएगा और फिर वो दिक्कत करेगा फिर आपको, ठीक है। चीजों को बड़े लेवल पे रखना। 2.5 एक मानना पैरामीटर है, छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक ये एडल्ट्रेशन वाला आता है, मिलावट वाला सवाल आ जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सरसों के बीज में अप्रशिक्षित एडल्ट्रेंट्स के रूप में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है अर्जिमोन के बीज, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, अब ना एक सवाल आता है 10th क्लास में, वैसे है ये, बाकी आप लोग देखिए एनसीईआरटी में आता है कि अलग अलग उसके अंदर अलग अलग चीजें मिक्स कराई जाती हैं। एक सवाल पीसीएस में आए भी हैं, मैं बताता हूँ। एक तो ये पढ़ लिया ना, सरसों के बीज में सवाल पूछेगा सरसों के बीज में क्या मिक्स करते हैं, तो सरसों के बीज में आपका जो है अर्जिमोन के बीज कर देते हैं। अब अर्जिमोन के जो बीज है वो लगते जैसे ही है, लेकिन ये अलग पर्पस के लिए काम, अलग अलग चीजों में काम आता है ये भी, ठीक है। लेकिन खाने सरसों वाला काम नहीं करता ये। अब ऐसा आएगा जैसे कि मान लीजिए कि हल्दी के अंदर क्या मिक्स करते हैं, सवाल ये पूछा गया था। हल्दी के अंदर, तो हल्दी के अंदर वो ईंट होता है, ईंट को पीस के डाल देते हैं, उसी के रंग हो जाता है, ईंट रंग पीस कर डाल देते हैं। हाँ, घोड़े की ईंट भी डालते हैं, वो भी होता है ये चीज, बिल्कुल। हाँ, पॉटी घोड़े की, हाँ डालते हैं ये, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती हैं जो मिक्स होके आ रहा है, तो उसमें संभावना रहेगी आपकी कि हाँ वो ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेंगे लेकिन शुद्ध रहेंगे आप इसमें। सब में, दुनिया में हर चीज में मिलावट हो सकती है, हर चीज में मिलावट हो सकती है। गोरखपुर में मैं एक बार गया तो वहां पर मैं कोल्ड ड्रिंक भी, मैंने कहा यार थम्सअप पिए कि थम्सअप मुझे हल्की हल्की लग रही है, मजा नहीं आ रहा, थम्सअप में बड़ा टेस्ट नहीं आ रहा है। तो पता क्या लगा कि वहां पर कोल्ड ड्रिंक आती है, एक बोतल से वो 3 बोतल करते हैं, पानी मिला मिला के उसका रंग उसी कर देते हैं और बिक रही है, दोबारा फिर से पैक करके बेच दिया उन्होंने। वो पीने के बाद महसूस होगा कि यार वो टेस्ट नहीं आ रहा है जैसा आना चाहिए। तो आपको ना अलग अलग, ये सरसों के बारे में हो गया, वैसे आपका हल्दी के बारे में हो गया, ऐसे वो मिर्ची के बारे में आता है, कई अलग अलग उसमें आते हैं, एक लिस्ट आएगी, मैं दे दूंगा आपको बाद में। तो उसमें किस चीज से क्या मिला हुआ है ये आया था। ये सवाल आज से 5-7 साल पहले आया था, अभी ट्रेंडिंग में नहीं है वो टॉपिक, लेकिन ये आए हुए सवाल है, ठीक है। एस्बेस्टोस फाइबर से घिरे वातावरण में ज्यादा देर तक रहने के वाले रोग कौन से होते हैं? एस्बेस्टोसिस होते हैं। यानी कि अगर आप बनाओगे एस्बेस्टोस के शीट, टीन शीट बनती है, ठीक है, तो आप सांस के माध्यम से वो आपके शरीर में जाएगा, तो उससे एस्बेस्टोसिस की बीमारी हो जाती है। कूड़ा कचरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कूड़ा कचरा को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मशीन यूज की जाती है कूड़ा करकट को जलाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिनरेटर्स, ठीक है। इंसिनरेटर्स जो है वो कूड़ा कचरे को जलाने के काम आती है, ठीक है, मशीन है ये। ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन, कोयला को जलाने के बाद क्या क्या तो आपको पता ही है कि अगर कोई पावर प्लांट है उसमें कोयला जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। कई बार आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, CO2 और नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स पढ़ लोगे, ठीक है। जो रिपीट है उसको मत लिखना, जो पहली बार लिख रहे हो वो लिखना, बस वो कुछ मत करना, ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया बायोगैस के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। तो बायोगैस के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है? वैसे तो 7-8 गैसेस होती हैं, 7-8 गैसेस होती हैं, लेकिन मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। लगभग 50 से 75% जो बायोगैस के अंदर होता है वो मीथेन होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो भी कम से कम 25 से 50% के बीच में होती है। उसमें हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सब होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। सवाल पूछेगा आपसे बायोगैस क्या है, इसके अंदर मीथेन।
आज से 5-7 साल पहले लगातार पेपरों में सवाल आया हुआ है, ठीक है, मीथेन। और हमें पता है कि मीथेन गैस जो है कहां कहां निकलती है, आपको कहां कहां मिलेगी मीथेन, दो चार जगह का नाम बताओ, मीथेन की गैस कहां कहां मिल सकती है हम लोगों को, मीथेन गैस कहां कहां पर प्राप्त होती है, हा? धान के खेत में और जुआली वाले में और मार्शी लैंड्स, ठीक है, जहां पर आपको दलदली इलाके जो होते हैं वहां पर, ठीक है। और बताओ एक और जो है इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है, हाँ वही वही और एक माइंस, माइंस के अंदर भी होती है, ठीक है, इसलिए वहां माइंस में अब अगर मशाल लेके पहुंच जाओगे अंदर तो क्योंकि ज्वलनशील होती है बहुत ज्यादा, फट जाएगी, क्योंकि बायोगैस है ना, खाना पकाने की गैस भी आती है। असल में 70s 80s में ना, 70s 80s में भारत के अंदर बायोगैस को लेकर बहुत ज्यादा ये हुआ कि हम गैस को, बायोगैस को यूज करें पब्लिक को पहुंचाने के लिए, क्योंकि एलपीजी थोड़ी उतना नहीं था, तो बायोगैस को भी एक यूज करके उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। एक्सपेरिमेंट्स हुए भी, लेकिन समहाउ हम लोग जो हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसी समय चाइना ने भी यही चीज अडॉप्ट की थी, तो वहां पर जो बायोगैस का जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाया। हम लोग शायद उतना ज्यादा जो परफॉर्म नहीं कर पाए बायोगैस के जनरेशन पर। हाँ आपको हाँ हाँ ऑलरेडी वहां पे गैस पहले होगी जो उससे ऑक्यूपाइड हो रखी है। अब लोग एग्जैक्टली मुझे नहीं पता माइंस के बहुत ज्यादा अंदर में, मैं तो माइंस के अंदर कभी गया ही नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे पता कि पहले से गैस कोई होगी वहां पे, तभी दूसरी गैस नहीं आ पाई होगी, और क्या होगा, ठीक है। क्यों, कितने एज के बाद अलाउड नहीं है? हाँ 50 साल के बाद नहीं आ पाएंगे, अच्छा ठीक है, वो सांस कमी होगी ना। अच्छा अगर आप इसी बात बोलते हो कि अगर आप पहाड़ों पर चढ़ जाओगे तो सांस नहीं सकते हैं, वहां पर सांस नहीं ले पाएंगे आप। अगर आप मैं बोलूँ लद्दाख चले जाओ, लद्दाख में क्या दिक्कत आती है, ऑक्सीजन कमी है वहां पे, वेजिटेशन नहीं है वहां पे, ऑक्सीजन कमी है आपकी, ठीक है। तो अगर मान लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो आप जहां पे ऑक्सीजन कमी हुई, तो कौन सी बीमारी लग जाएगी आपको, क्या होगा? दो चीजें क्या होती है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो या आप माइंस में चल रहे हो जहां पर ऑक्सीजन कमी हो गई है, तो आपको क्या महसूस होगा, क्या बीमारी लगेगी आपको? दो चीज होती हैं, नौसिया होती है, नौसिया मतलब आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, नाक से खून, और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नौसिया, चक्कर आना, उल्टी होना, और नौसिया आपका है तो निकल चुके हैं, ठीक है। चलो मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, मतलब तुम पे प्रैक्टिकल हो चुका है तो मतलब नहीं, माइंस में गया हुआ है माइंस में गया हुआ है, ठीक है। चलिए, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो, क्योंकि डे के ऊपर मैं हमेशा कहा कि डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो आप ये लिख दीजिए 22 मार्च होता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को क्या होता है 23 मार्च को क्या होता है 23 मार्च, 23 मार्च को क्या हुआ था? भगत सिंह की शहादत दिवस, ठीक है ना। 23 मार्च 1931, ठीक है। भगत सिंह, साथ में दो और कौन थे? भगत सिंह के साथ और कौन, दो लोगों को फांसी दी गई थी? सुखदेव और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, तीन लोगों को कौन से केस में फांसी मिली थी? सॉन्डर्स मर्डर केस में फांसी मिली थी, ठीक है। भगत सिंह कहां से संबंधित थे, किस जगह से संबंधित थे, लोकेशन क्या थी उनकी? लाहौर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आज भगत सुखदेव के वंशज, मतलब उनकी जनरेशन के, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वहां पे आई थिंक जालंधर में थे कि अमृतसर में, कहां पर कुछ निरंकारी जो सिख होते हैं उन्होंने तलवार से अटैक कर दिया सुखदेव के वंशज पे। वो सुखदेव के वंशज जो हैं वो शिवसेना पार्टी से ज्वाइन किए हुए हैं, और तलवार से क्या, खबर पिछली खबर तक आने तक काफी ज्यादा बीमार, मतलब इंजर्ड हो रखे थे, तलवार से काट ही दिया, पब्लिक प्लेस में खड़े होकर मारा, काटा गया उसको। आगे आगे चला, ठीक है ना।
तो सुखदेव के थापर, समथिंग थापर है वो। चलिए, पहला विश्व जल दिवस जो मनाया गया 22 मार्च को मनाया गया 1983। यूएन वाटर नामक कार्यक्रम 2003 में चला, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी पूछ लेगा बोलेगा 2003 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह का लोकप्रिय नाम है भारत जल पुरुष, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटरमैन ऑफ इंडिया, वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजस्थान वगैरह में ये रहते हैं। और उन्होंने क्या किया, पानी जो पोखर होते हैं या तालाब होते हैं, जितने भी आपके इस तरह के जो है, उन सबको दोबारा से अच्छा किया है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह है। इनको मैग्सेसे, रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। क्या है ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड? एशिया का, एशिया का, एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे लोगों को मिला है, आपके अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, ठीक है, कई लोगों को मिलता रहता है। रवीश कुमार को मिला था, ठीक है, कई लोगों को मिला हुआ है, इंडिया को मिल जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र, अच्छा 1992 में जो रियो में जो यूएन की पर्यावरण की और विकास सम्मेलन की बैठक स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के निर्णय लिया था। 1992 में मीटिंग हुई थी, कहां पर? रियो में। रियो कहां पर है? ब्राजील के अंदर। और 1992 में कौन सी मीटिंग हुई थी? अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। वहां पर ही फैसला किया था कि हम जल दिवस मनाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों ऊपर से आ रहा है? क्यों आ रहा है? हल्का हल्का, ठीक ठाक कोशिश करते, नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अब आ गया आपका कि पानी को साफ कैसे किया जाए। पानी को साफ करने का एक जुगाड़ू तरीका है कि आप उसमें क्लोरीन लगा दे, डाल दे उसके अंदर, ठीक है। कभी पिया क्लोरीन वाला पानी पिया है? ये तो होगा ना आप लोगों ने क्लोरीन कभी निकाला? सरकारी नल से पानी निकाला, पहले वो व्हाइट पानी आता था, उसके कुछ देर बैठे रहो, पानी क्लोरीन जाके नीचे सेटल हो जाएगा, उसके बाद पानी पीना पड़ता था, वही, हाँ, ठीक है। तो वही सवाल है, क्लोरीमिन और क्लोरीन डाइऑक्साइड युक्त किया जाता है जल को जीवाणु मुक्त करने में, ठीक है। यार क्लोरीन होता है, फिटकरी थोड़ी ना होता है, क्लोरीन गैस होती है। NaCl में Cl जो होता है वही क्लोरीन होती है, क्लोरीन गैस है ना। गैस क्या मतलब, यहां पर तो उसको मिक्स कर देते हैं क्लोरीन को, ठीक है। पानी को लेकर दो सवाल आएंगे, ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहा है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है? हार्ड मतलब पानी को खींच के मारना, क्या डिफरेंस है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के अंदर? झाग नहीं आती है, ठीक है। जैसे आपने कभी महसूस, कभी आपका पाला हार्ड वाटर से पड़ा है? हार्ड वाटर से पड़ा है कि आप गए भाई पानी हाथ धोने के लिए गए, आप वहां पे साबुन ले लिया, लेकिन आप हाथ रगड़ रहे हैं, लेकिन हाथ में से फेना नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आपको यार ये सस्ता साबुन तो नहीं लेकर आ गए, ठीक है ना। तो आपको वहां पर वो हार्ड वाटर जहां पर फेना नहीं मिलता है, और फेना नहीं बनता है तो सफाई नहीं, साफ नहीं हो पाता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक वो चीजें बन नहीं पाती तो सफाई नहीं हो पाती है, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर जब अगर हार्ड वाटर है, वहां साबुन काम नहीं कर रहा है, तो क्या काम करेगा? डिटर्जेंट काम करेगा, ठीक है। साबुन नहीं करेगा काम, डिटर्जेंट काम करेगा। इसमें क्या मिला होता है? ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन जो होते हैं, ठीक है। अब हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, इसमें समझो कि दो तरह के हैं। एक पानी, सॉफ्ट वाटर में जैसे कि आप अच्छा हार्ड वाटर में भी क्या है कि इसमें दो कैटेगरी है। एक होता है कि पानी को आपने बॉयल किया वो थोड़ा सॉफ्ट बन गया, एक होता है वो नहीं बनता, पानी उबालने से नहीं बनेगा, फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है तब जाके वो बनेगा उसके अंदर। इसमें मैं थोड़ा सा और बता दूंगा इसमें कौन से केमिकल्स होते हैं। केमिस्ट्री वाला टॉपिक है ये, ठीक है टॉपिक है केमिस्ट्री का, जहां पर आपको कार्बोनेट्स को और ये कौन कौन से इसके अंदर आते हैं वो हम एग्जैक्टली पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दें कि ये चीजें आएंगी। तो अभी क्लोरीन के लिए क्या है कि बेसिक अगर जीवाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो उन्हें मारने के लिए आपका क्लोरीन यूज कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक। और नगर निगम वाले यूज करते हैं, पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन पहले करते थे। पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए हमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, ये दोनों चीज आती है, ठीक है। एक और केमिस्ट्री में आएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का टेक्निकल नेम क्या है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, इनकी टेक्निकल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, वो भी सवाल आएगा। ट्रेंडिंग नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आ जाएगा, पढ़ेंगे, ठीक है। दो तीन चीजें होती हैं उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर खाने में इस्तेमाल होता है ना,
है ना? नहीं, वो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो सब केमिस्ट्री में ही आया था ना कि बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इन सबके जो टेक्निकल नेम जो होते हैं वो आ चुका है सवाल एग्जाम में, ठीक है। प्लास्टर पेरिस, ये सब केमिस्ट्री का, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही कम सवाल पूछे आते हैं, तो उसमें से ये बड़े फेवरेट टॉपिक हुआ करते हैं, इसी से रिपीट सवाल आ जाया करते थे, ठीक है। अब एक एक्ट आता है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था 1970 में। तो ये कानून है, बस फैक्ट डाल दिया गया, हो सकता है एग्जाम में किसी एग्जाम में आया हो, तो यहाँ पे आया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया 1977 में। अब आ गया पैराबैगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। पैराबैगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणाली में बिना किसी खतरनाक रसायन का प्रयोग किए जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। पानी को साफ करने का तरीका और भी है कि हम अल्ट्रावायलेट रेज से उसका ट्रीटमेंट करें, यानी कि पानी रखा है उसमें हमने अल्ट्रावायलेट रेज डाली, यूवी रेज डाली, जिससे कि वो खत्म, मतलब साफ रहता है। आप देखो ना, आपका कैंट आर क्या बोलता है, यूवी एंड ओजोन और कहते हैं ना यूवी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं, वही दिखा रहा है यूवी टेक्नोलॉजी वाला, यही है अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हानिकारक है कि लिविंग सेल्स हैं हम लोग, ठीक है, लिविंग सेल्स हैं, उस पर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे तो हानिकारक है, लेकिन पानी को साफ करने के लिए सही, क्योंकि वो क्या मार रहा है, वो मार तो सच में बैक्टीरिया को तो मार रहा है, क्योंकि वो भी तो लिविंग ही है, ठीक है। तो हमारे लिए वैसे, जैसे कि ओजोन गैस जो है हमारे लिए वैसे जहरीली है, लेकिन जब वो ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर में तो रक्षक बन जाती है। तो कुछ यहां पर सेम चीज आ रही है। अल्ट्रावायलेट रेज नाम सुना है क्यों तुमने, यूवी रेज सुना है ना, हाँ, पैराबैगनी विकिरण युक्त, अगर नहीं सुना तो ये देख लो फोटोज की सेल्फी, ठीक है। अब आप देखो कि एक सवाल तो यही बन जाएगा, इसको नोट कर लेना। सवाल पूछा गया, ठीक है, कि भैया दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, जिसकी भी आप कह लो, कि ये सबसे छोटा वेवलेंथ, ठीक है, छोटी वेवलेंथ, और ये सबसे बड़ी वेवलेंथ। तो वो कह रहा है कि सवाल क्या पूछेगा कि छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, आप इनको सीक्वेंस में लगाओ। वेवलेंथ, पहले बात करते हैं वेवलेंथ होती क्या है, क्या होती है वेवलेंथ, पता कि नहीं पता वेवलेंथ? हाँ, बस अब मान एक ये वेवलेंथ हो गई, ठीक है ना, और मान एक ये हो गई, ठीक है ना, ये हो गई। अब वेवलेंथ क्या होती है इसके अंदर, किसी भी दो पोजीशन से यहां गिन लेते हैं तो लैम्डा बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ लैम्डा होता है, ठीक है। यहां से यहां तक गिन लेते हैं, किसी पॉइंट को नहीं, हम ये तो मैं ले रहा हूं, अगर यहां से यहां पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इसकी लैम्डा अलग है, वेवलेंथ अलग है, ये छोटी वेवलेंथ हो गई, ये बड़ी हो गई, ठीक है ना तक। अच्छा, तो बस ये बोल रहे हैं कि किसकी ज्यादा है, और यहां पर ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। तो सीक्वेंस सवाल पूछेगा आपसे कि भाई सीक्वेंस बताओ कि ज्यादा से कम की तरफ आते हुए या कम से ज्यादा की तरफ आते हुए सीक्वेंस। तो पहले है रेडियो वेव्स, ठीक है। अच्छा, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर घुस पाएगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस बड़ी वेवलेंथ नहीं घुस पाएगी। बड़ी वेवलेंथ दूर जा सकती है, उसमें एनर्जी ज्यादा है, दूर तक जाएगी। रेडियो वेव, आपका स्टेशन कहां पे होता है और सुनने वाले 20 किलोमीटर सुन लेते हैं, सुन पाते ना, रेडियो स्टेशन, रेडियो वेव्स, एनर्जी ज्यादा है, बड़ी वेव बनती हैं, दूर तक ट्रेवल करेंगी, ठीक है, दूर तक रास्ता अपना सकती हैं, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा पाएंगे। बोलोगे पेन के अंदर घुस के दिखा दो, नहीं घुस पाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। उससे कम वाली माइक्रोवेव्स, ठीक है, ये कितनी है, 10⁻³ होती है, 10⁻3, ठीक है, लिख लो, लगभग 10⁻³ के बराबर, ठीक है। उसके छोटा है माइक्रोवेव -2, ठीक है। फिर आ गया इंफ्रारेड -4, ठीक है। फिर आपकी आंखों वाला -6 विजिबल। इतना, यही आपकी रेंज है, तो इतनी छोटी सी, इससे जो चीज इतनी रेंज में आ जाएगी उतना ही देख पाएंगे, उतना ही हम देख पाएंगे, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। और लोग बोलते भगवान को दिखाओ, मैं तुम्हारी रेंज ही छोटी है यार, क्या पता भगवान यहां खड़े हो, तुम कैसे देख पाओगे, है ना। तो जो बोलते हैं भगवान नहीं है तो हम देख ही नहीं पा रहे, दिखाओ, माने। मैं कहता हूं रेंज बहुत छोटी है भाई, क्या करें, विजिबल रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। बगल में अल्ट्रावायलेट ये आ गया, यूवी आ गया, उसके बाद एक्सरे आ गया, और फिर गामा रेज आ गया। ये सीक्वेंस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। आप कैसे भी याद कर लो,
हो सकता है आपसे ये पूछ दे, एक सवाल पूछा था कि विजिबल लाइट, विजिबल रेंज के आसपास कौन सी रेंज होती है? तो आपको एक देखिए, एक तरफ अल्ट्रा वायलेट होता है, दूसरी तरफ आपका इंफ्रारेड होता है। एक जब आपने कभी मोबाइल की टेक्नोलॉजी यूज की है इंफ्रारेड माध्यम से कोई पिक्चर को भेजना, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल भेजना, कभी आपने किया हुआ यूज? हाँ, ब्लूटूथ का शायद था, वही था, है ना? जैसे आप अभी तो आप क्या करते हो, व्हाट्सएप कर देते होगे या क्या, कैसे करते अभी? शेयर कर देते हो, ये सब है ना? तो एक इंफ्रारेड का भी आया था, उसमें मोबाइल फीचर आया था, इसके अंदर बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, जहां पर अगर अगल बगल मोबाइल रख देते हैं तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भेज चला आता है। हाँ, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नहीं पता कि ब्लू इंफ्रारेड अलग था और ब्लूटूथ शायद अलग है। हाँ, तो पहले तो जो मैं पूछ रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी उस जमाने की बता रहा हूँ जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर अगर हमें कोई पिक्चर भेजनी है तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के भेजते थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, तो उसके बाद और अच्छी चीज आ गई, शेयरेड वगैरह आ गया, सब कुछ आ गया, करने लग गया, तो और टेक्नोलॉजी अच्छी हाई हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, इंफ्रारेड एक चीज में और काम आती है, किसमें काम आती है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी किसमें काम आती है? इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कहां पे काम आ रही है? एक्सरे तो ये है आपका, आपने कैमरे देखे हैं सर्विलांस वाले, जो कैमरे अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में कैमरे या बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन, ठीक है? तो अंधेरे में वो जो दूरबीन होती है, सवाल ये पूछा गया, ठीक है, जो अंधेरे में इसे कहते हैं नाइट विजन बाइनोकुलर, क्या बोलते हैं? नाइट विजन बाइनोकुलर, यानी कि अंधेरे में जो यूज होने वाला दूरबीन, वो दूरबीन तो बोलते हैं उसको, हाँ दूरबीन, अंधेरे में दूरबीन, तो अंग्रेजी इसका था नाइट विजन बाइनोकुलर। पूछा गया था कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? इंफ्रारेड होती है, क्योंकि इसमें आप जब अंधेरे में देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट अगर वो गर्म होगा, उसकी गर्म बॉडी से हीट सेंसेस जो है वो होता है, हाँ वो लाल वही दिखता है, वो इंफ्रारेड से होता है, ठीक है, वो यहाँ पर यूज होता है। कितने सारे सवाल आ जाते हैं यार, यही देखता हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते सवाल जो है जो होता है। तो ये लाइन आ गई, समझ में आ गया? ठीक है, हो सके तो ये भी आजकल ना थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा आपको, ये वाले कि पूछेगा गामा रेस कितने के होते हैं? -12, ठीक है, एक्सरे -10 के आसपास। ये एक ही चीज, हाँ एक ही चीज के सवाल पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, एक ही फोटो से वो कई सवाल पूछ सकता है, नजर रखना बस। और आपने चूंकि पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं पढ़ा होता है, लेकिन बस वो सवाल के रूप में वो राइट हो जाए, वो हमें मेक श्योर करना होता है। पढ़ा सबने होता है, लेकिन क्या वो सवाल के रूप में सही हो पा रहा है, इसके लिए हमें अलग से अपने आप को दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है ना? अच्छा, बाकी जो ये नैनोमीटर के रूप में ये आ गए, नीचे लिखे हुए साइज लिखा हुआ, तो आप देखो कि अल्ट्रा वायलेट का ये पोर्शन आपके पानी के लिए इस्तेमाल होता है। देखो है वो अल्ट्रा वायलेट का ही, अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज है, अल्ट्रा वायलेट की जो रेंज है यूवीए, तो यूवीए के माध्यम से पानी को साफ किया जा रहा है, ठीक है ना? आगे समझ में बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा दृष्टि विविध आ गया। विश्व का प्रथम जीव मंडल रिजर्व स्थापित किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व कब किया था? 1979 के अंदर, 1979 में इसको किया गया था। और इसका ये वर्ड को पहली बार एडवर्ड सुएस ने यूज किया। तो आपको ना कई बार सब आएंगे, खासकर एनवायरनमेंट में आएगा कि भाई इकोसिस्टम को पहली बार किसने वर्ड इस्तेमाल किया, एनवायरनमेंट सब इकोसिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से आता है। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को किस वर्ड इस्तेमाल किया गया, तो अलग अलग शब्दों को पहली बार कब, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, तो पिछले 50-60 साल के अंदर ही अलग अलग टाइम पर लोगों ने अपनी किताबों के अंदर वर्ड यूज किए हुए हैं। तो यहाँ पर समझो जीव मंडल रिजर्व को एडवर्ड सुएज ने यूज किया हुआ है। बाकी 2-4 मैं आपको और भेज दूंगा। अब जैव मंडल की बात करते हैं, तो अब ये देखो फोटो, देख लो, बायोस्फीयर रिजर्व आगे आपके देखा अपने फोटो, ये 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं किसी भी रिजर्व के, ये 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कोर, बफर और ट्रांजिशन, ठीक है ना? अब क्या बताने के, कोर का मतलब क्या होता है? कोर का मतलब है मुख्य इलाका, मुख्य एरिया, सारे पेड़ जानवर, है ना, सब वहीं पे मेन जगह पे होंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं है, यहां पे आप घूमने नहीं जा सकते, पर्यटन अलाउड नहीं है। सवाल देखो कैसे आएगा, यहां पर सिर्फ जानवर रहेगा, ये जानवर का मेन इलाका है ये। मतलब अगर मान लो, मैं दिखाता हूं तुम्हें, एक पिक्चर देखी आपने,
काल, हाँ, देखिए ना, अजय देवगन है, इसमें भूत बना है वो इसमें। एरिया यहाँ आनंद बना है। पिक्चर देखिए, जैसे पिक्चर देखोगे तो पीसेस बन जाओगे अगर मेरे साथ रहोगे तो। ठीक है, तो याद रहेगा ना। उसमें क्या होता है, अब जैसे मान लो कि ये इलाका है, ये आपका, ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो कोर इलाका क्या होगा, हो सकता है कोर जो है आपका, ये इलाका कोर हो आपका। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेन सारे जानवर रह रहे हैं, ठीक है। यहां पर आप घूमने नहीं जा सकते, आप घूमने नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं आप बोलोगे मैं टूरिस्ट हूं, वहां पे अलाउड नहीं है। आप वहां गांव के लोग रहने वाले लोग हैं, वो अपने घर नहीं बना सकते। कोई रिसर्च विसर्च बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलती है नहीं मिलती है रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये इलाका छोड़ दिया था कि जानवर डिस्टर्ब ना हो। हाँ, हाँ, उनके लिए बफर जोन है ये। हाँ, वो बता ना, ठीक है। बफर जोन में क्या क्या, देखो अब यहां पे देखो, आप देख रहे हो कि कोर में तो कुछ नहीं हो सकता। देखो कोर में कुछ नहीं है, ठीक है। आप देखो इधर देखो ना फोटो, आप, मैं इसी फोटो लेकर आया हूं। कोर के अंदर इसके अंदर कुछ अब दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। कोर में एक्टिविटी नहीं है, बफर में सारी एक्टिविटीज है, ठीक है। आपको रिसर्च करनी हो वो भी रिसर्च भी कर सकते हैं, यानी अगर आप साइंटिस्ट हो, बोलो कि मुझे रिसर्च करनी है, आप जा सकते हो। आपको एजुकेशन पढ़ने के पर्पज से, ठीक है। आपको जो मॉनिटरिंग, हाँ देखो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए है अंदर है, जानवरों की मॉनिटरिंग के लिए। आपको ये रहना हो, ह्यूमन सेटलमेंट, गांव बसा लिया, बस्ती बसा लिया आपकी, आपको वहां पर टूरिज्म के रूप में आ गया, ठीक है। तो ये इलाके बफर जोन में हो सकते हैं। कई बार आपने पेपर में सुना होगा कि शेर जो है वो कोर इलाके निकल बफर इलाके में आ गया। अब बफर में आ गया तो वहां पर गांव बसा हुआ, तो गांव में अटैक करके उनके मवेशी उठा के ले गया, या उनको लोगों को ले गया, जानवरों को ले गया। सुना पेपर, इसलिए पेपर जब पढ़ोगे, अब कोई बात, अब अभी तक अगर नजर नहीं पड़ी कोई दिक्कत नहीं है, जब यहां से पढ़ के जाओगे ना, तो अब जब पेपर पे आप नजर पड़ेगी तो आपको चीजें दिखना शुरू हो जाएंगे। वो कौन सा जानवर रहता है? अरे क्या ये समझ में आएगी, नहीं समझ में आया? सवाल कैसे पूछेगा, सवाल पूछेगा आपसे कि कोर इलाके में कौन सी एक्टिविटी होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती सिवाय मॉनिटरिंग के, कोई एक्टिविटी नहीं होती। सवाल आया हुआ है, यूपीएससी का सवाल है, पीसीएस का भी नहीं है, इसलिए इसे ध्यान रखना। और बफर में कौन सी होती है, तो बफर में ये सब हो सकती है, ठीक है। बफर में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि मतलब ठीक है, बाकी सारे इलाके वही है, मतलब उसके बाद तो आम पब्लिक शुरू हो जाती है यहाँ से। तो वो कौन सा जानवर रहता है जो पंजाब में? बताओ यार, मुझे क्या पता। लकड़बग्गा, छोटे बच्चों को ही शिकार करता है, लकड़बग्गा तो नहीं है? गांव में रहता है वो। हाँ लकड़बग्गे हैं, हाँ देखिए। 6-7 महीने के बच्चे रहेंगे होता कि नहीं नहीं, लकड़बग्गे ले जाते हैं, मतलब दूर खेलने का, शेर आया उठा के ले गया, शेर उठा के ले गया। हाँ ये बात है। नहीं बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे शेर उठा के ले आते हैं ना, बच्चे उठा के मैन ईटर बन जाते हैं शेर, मैन ईटर। हाँ उसको कौन रोकेगा? अब ये बहुत बड़ी समस्या है, उसको समझते थोड़ी देर बाद थोड़ा सा। टाइगर रिजर्व है आपके यहाँ, टाइगर जहां पर हमारे टाइगर जहां पर संरक्षण के बनाया गया है। अब प्रॉब्लम देखिए क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ा दी आपने। अब टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब खाना जो है उसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पहले तो टाइगर को खाना अवेलेबल नहीं हो पाया, ठीक है। शेर ज्यादा हो गए और सबको क्षेत्र चाहिए होता अपना इलाका, ये नहीं कि हमारी तरह इंसानों की तरह 1 BHK में रह रहे हैं, एक कमरे में 4 लोग रह जाएं पैसा बनाने के चक्कर में, है ना। काम करते सॉफ्टवेयर कंपनी में, लेकिन एक कमरे में 8 लोग रहते हैं, ठीक है। वो शेर इस तरह नहीं काम करता, शेर शेर होता है, उसको प्रॉपर इलाका चाहिए, ठीक है। उस वहां पर उसको मतलब भर का पानी मिले, मतलब भर का खाना मिले कि वो शिकार कर सके। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर पहले स्टेप जब शेर ज्यादा हो गए, क्षेत्र छोटा हो गया, तो वो इजी खाने के लिए जाता है इंसानों के पास, बफर जोन में आता है। दूसरा क्या होता है कि जब एज हो जाती है शेर की, ठीक है, तो अब होता क्या है, डोमिनेशन करता है एक शेर होता है, उसके अंडर में उसके ग्रुप में शेरनियां भी होती हैं, 2-3-4 जो भी शेरनियां होती हैं, ठीक है। अब जब भी ग्रुप के अंदर कोई और शेर आया, बड़ा शेर आगे कहीं से आ गया, उसने हरा दिया, तो जो हारा हुआ शेर है वो किनारे हो जाता है। अब मान लो लड़ाई में वो घायल हो गया या वो अकेला हो गया, तो भी वो इजी खाने के लिए जाता है, ठीक है। एक किताब है द टाइगर ऑफ चंपावन, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट, नाम सुना आपने? इंडिया का नाम। अब सवाल को क्या आएगा, सवाल पूछा जाएगा
सवाल पूछा जाएगा कि आपसे कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिम कॉर्बेट पार्क है, ठीक है। तो जो जिम कॉर्बेट जो है हमारे शिकारी थे ये, ठीक है, तो इन्होंने जिसको शिकार किया था वो आपकी चंपावन की एक टाइग्रेस थी, ठीक है, शेरनी थी, और उसने कम से कम रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डेड है 500 से 600 लोगों को मारा था, और अनरिकॉर्डेड वो 1000 से ज्यादा मारे हैं। वो नेपाल में थी, तो पहले नेपाल में जो राजा थे उन्होंने पहले कंट्रोल करने की कोशिश की, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर तो राजा के सैनिक ने उनको हका दिया इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ चले जाओ। वो इंडिया की तरफ आ गया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की तरफ आ गया, इस समय की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, ठीक है। और यहां पर आके वो गांव में लोगों को फिर खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब शिकारी आते थे, शिकारी मार नहीं पाते थे, मतलब वो इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि एक ही दिन में 50-50 किलोमीटर चल जाती थी। यहां पर आज देखा है, कल शिकारी यहां तक आएंगे, पता लगा 50 किलोमीटर दूर अगर वहां पहुंच गई है। इतना खौफ था कि घर के छतों से चढ़ के लोगों को निकाल लिया उसने। लोग सोचते घर बंद रहेंगे, तो उसने छतें फाड़ के वहां से उसने निकालना शुरू कर दिया उसके अंदर। ये मतलब था कि लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया, और भयंकर तरीके से उसके कोहराम मचा दिया, मतलब उसके ऊपर इतनी। तो जब जिम कॉर्बेट आया और जब जिम कॉर्बेट ने उसको मारा, तो जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि शेरों की लड़ाई में इसका एक दांत टूट गया था। ये अब ये जो कैनाल्स होते हैं ना, जहां दांत जो होते हैं, ठीक है, वो टूट गया था। उस टूटने के कारण जो है वो बड़े शिकार नहीं कर पा रही थी, वो भैंस को नहीं मार पा रही थी, वो गाय को नहीं मार पा रही थी, वो हिरण को नहीं मार पा रही थी। तो मजबूरी में आके उसने इंसानों को मारना शुरू किया। तो जानवर, ये तो गनीमत है, इंसानों के मेनू लिस्ट में हम लोग नहीं है, वो मजबूरी में हम लोग को खाते हैं, जब उनको खाने कुछ नहीं होता, उनके पास इजी चाहिए होता है, या हम पंगे ले लेते हैं उनसे बिना मतलब के, ठीक है। हम उनकी मेनू लिस्ट में नहीं है, उनके लिए मजा आता है, वो देखते हैं बस कि हाँ इजी है तो खाते हैं। जब इंजर्ड हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, तब खाएंगे इसके अंदर। लास्ट ऑप्शन क्या, चलो यार कुछ नहीं तो मैगी खा लेते हैं। तो यार हम लोग मैगी हैं शेर के लिए। ठीक है, हाँ। तो वहाँ पर सारे लोग मर गए, तो लोग उसमें उसके रिलेटिव बहन वो डेथ हो गई। तो वहाँ खाने कोई होती नहीं है, तो वो क्या चीज ला सकते। ये हुआ था आपका एंडीज पर्वत में, ये एंडीज पर्वत का चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे जो है, वो पहाड़ पे प्लेन क्रैश होता है, फुटबॉल टीम खेलने आती है, तो वो खिलाड़ी उसके बाद वो सब वो जो बता रहा था, ठीक है, तो आप खाओ, आप भी खा जाओगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधी बताऊं आपको। ये आप बोलते हैं कि हम बहुत बड़े नॉन वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, फलाना है ढिमकाना है, जब मौका पड़ेगा ना आदमी मार के खा जाओगे, सीधे बताऊं आपको। क्योंकि सच्चाई है कि इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट खुद वो है, सर्वाइवल ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे जितने भी मतलब चोचले जो होते हैं ना कि हम ये नहीं खाते, हम फलाना, हम प्याज नहीं खाते, हम फलाना नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, ये सब तब तक है जब तक आपका पेट इजीली भर जा रहा है। जब पेट नहीं भरेगा आप सब खाओगे। लोगों ने अपने रिश्तेदारों को मार के खाया है, मर गया था बता रहे हो ना, वो सर्वाइवल सीरीज का बहुत फेमस पिक्चर बन चुकी है उसके ऊपर, ठीक है। लोगों ने अपने ही लोगों को मर तो कहते वो लोग, उनको ही काट करके खाया है। क्या उसमें कौन सी बड़ी पहला केस नहीं है, तो आप सच्चाई है कि क्या कर सकते हो, और क्या ऑप्शन है बताओ, और क्या ऑप्शन है। जब तक सब कुछ सही है, सब चंगा सी, तो चंगा सी, सब चंगा ही चंगे से, जब नहीं चंगा होगा तो फिर हर कोई करो। आता है ना, कौन सा आता है आपका, डिस्कवरी में आता है, नेशनल ज्योग्राफी में आता है, वाइल्ड वर्सेस मैन वर्सेस वाइल्ड, क्या है वो, देखा ना आपने, देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड, नेशनल ज्योग्राफी में आता है। हस्बैंड वाइफ नहीं वाला नहीं है, मैन बेयर ग्रिल्स, मोदी जी भी गए हुए हैं उसमें, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग देखा करोगे उन सीरियल्स को, थोड़ा बहुत देख लिया करो। सर्वाइव करना विषम परिस्थिति में कैसे, कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको भाई, भगवान ना करे लेकिन मौका पड़ ही गया, ऐसा आ ही गया, तो कुछ तो पता हो कि क्या होना चाहिए। जैसे छोटे से मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि भाई आप, पता लगा कि आप जो हैं एक वहां गए, माउंटेन में ट्रैकिंग करने गए, लोग जाते हैं, आप भैया पीसेस बन जाओगे पक्का, ऑब्वियसली आपको अंदर ये शौक चल रहा है कि हम जाके ट्रैकिंग करें। आप चले गए उत्तराखंड की पहाड़ों में, चले गए ट्रैकिंग करने गए। अब ट्रैकिंग करने के पहाड़ों के ऊपर आपने कहा कि हम नाइट स्टे करेंगे, रुकेंगे,
आपने अपना तंबू लगाया, ठीक है, और वहां पे आग जलाई, और आपके दोस्त लोग भी हैं, और आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और खाना ना खा लिया, खा के और फिर सोने चले गए, ठीक है। अगर आपने इतना ये काम किया तो, और उस इलाके में भालू अगर हुआ, उस इलाके में भालू हुआ, ठीक है, तो आप लोग उसका डिनर या ब्रेकफास्ट बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? क्योंकि भालू को खुशबू लगेगी और वो खाने के सूंघते सूंघते उस जगह पे पहुंचेगा और फिर आप पे अटैक कर देगा वो। और भालू का थप्पड़ जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। आप शेर, आपने शेर देखा है? शेर से भी खतरनाक होता है भालू, शेर से भी खतरनाक है भालू। मतलब हमें शेर लगता है, हाँ वो फाड़ देगा, एक ही थप्पड़ मारेगा वो फाड़ देगा आपको, ऐसे कर देगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो मैन वर्सेस वाइल्ड पे सिखाया गया था कि अगर आप ट्रैकिंग करने जा रहे हो तो खाना अगर है तो खाना दूर कहीं खाना है आपको, और लेटना या अपना घर जो बनाएंगे वो कहीं और बनाना है। खाने के लिए वो आएगा, उसको उसकी स्मेल बहुत, उसकी नाक बहुत तेज है, ठीक है। वो ये मत समझना कि वो आपकी तरह की जुकाम हो जाता है उसको, नहीं, वो सूंघ ही लेगा। तो खाना कहीं और खाना है, और जहां जाना उसके हाइट, या तंबू वहां पे रहो या फिर हाइट पे एक मचान बना के लेटो आप जाके। अब ये छोटी छोटी बातें, हाँ वो, लेकिन छोटी छोटी बातें कि आप अवॉइड करो। अब जब आप ये देखते हो ना, इस तरह के सीरियल देखते हो, तो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया मिलता है कि कम से कम आप ऐसी परिस्थिति अगर आ गई है ना, तो आपको अब जैसे पानी जब अगर खो जाओ तो कहां जाना चाहिए? कि आप नदी नाला देखो, ढूंढो आप कि उसके पास पहुंचो, वहां से वो आप धीरे धीरे करके पहुंचोगे, आप नाले नदी के सारे आप पहुंचो आप। तो ये सब चीजें होती हैं थोड़ा बहुत, इसीलिए कहते हैं वो वाले औरतों वाला सीरियल नहीं देखने चाहिए। अब यार सीरियल देखो, थोड़ा बहुत देख लिया करो जिससे कि पता लग जाए। जैसे मान लीजिए अगर मान लो आप गाड़ी के अंदर हैं और सेंट्रलाइज लॉकिंग हो रखी है, लॉक हो गया, ठीक है, और वो सेंट्रलाइज वो लॉक, शीशे चढ़े हुए हैं, एसी चल रहा है, और वो मान लो गाड़ी के अंदर आग लग जाए और आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और आपको निकलना है, कैसे निकलोगे आप? मतलब लॉक बंद हो चुका है और वाला घुमान के नीचे नहीं कर सकते आप। समझ ना सवाल क्या बोल रहा हूं मैं? एसी वाली गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी लिया आपने पीसेस की कमाई से, अब पीसेस बन गए हो, अच्छी गाड़ी खरीदी है आपने, सेंट्रलाइज लॉकिंग है चारों, मतलब दोनों वाली, आगे पीछे दोनों वाली, और अचानक से गाड़ी में कुछ होती है और गाड़ी में आग लग जाती है और धुआं भरना शुरू हो रहा है। अब गाड़ी के अंदर फंस गए हो, शीशे लॉक कर रखे हैं, अब आप अंदर हो, कैसे निकलोगे आप? हो गया क्राइसिस सिचुएशन है। पहले ये बताओ बचोगे कैसे? यहां से बचोगे तब निकलो, मर्सिडीज लोगे ना, कैसे बचोगे? मतलब सिचुएशन से पहले हाथ जोड़ लोगे। शीशे टूटते नहीं है, शीशे टूटते नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। आप कई बार पेपर आपने सुना होगा कि कई लोग जो हैं डेथ हो जाती है, ठीक है ना, चलती गाड़ी में डेथ हो जाती है। मुझे गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और वो मिसफंक्शनिंग हो गया और उसमें आग लगी और धुएं से दोनों लोग, आप लोग कैसे मर गए? मर जाते, फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, निकल नहीं पाते। शीशा टूटता है, वही तो बोल, कैसे तोड़ोगे? आप तोड़ नहीं पाओ। अरे अब आपको यही मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए यार, सर्वाइव, ये सर्वाइव करने की सिचुएशंस होती हैं, कुछ तो पता होना चाहिए, बेसिक चीज बता। अब ये तो बता रहा हूं कि आपको वर्स्ट के सिनेरियो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप अलर्ट रहो कम से कम। क्या कि थोड़ी मैं नहीं करेंगे हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहो, लेकिन हाँ कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपके पास। अब लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट गिर रही है, लिफ्ट गिर रही है, ठीक है, तो आपको लगेगा यार कि मैं क्या करूंगा? अब लिफ्ट गिरी, लिफ्ट से अब नीचे गिरी, आप बोलो सोचोगे यार जैसे नीचे इंपैक्ट पड़ेगा मैं उछल लूंगा ऐसे करके, क्या सही रास्ता है? क्यों सही नहीं है? बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि एक तो आपको पता नहीं लग पाएगा इम्पैक्ट कब होगा, आपको नहीं पता। आपने कैलकुलेशन कर भी ली कि चलो यार इम्पैक्ट होने वाला है, तो गिर तो रहे हैं, ठीक है, इम्पैक्ट होने वाला है। अब आपने कहा कि जैसे ही ऊपर उछलेंगे नीचे टकराएंगे और हम उछल जाएंगे और हमारे टांगे बच जाएंगी। तो होगा क्या कि नीचे से सीधे जो है आप उछल दोगे, लेकिन ऊपर की छत जो है वो सीधा आपको क्रश करेगी, आपको वो ऊपर वाली चीज वो आ रही है, तो अल्टीमेटली ठक से आप हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलो कैसे बचा जाए? तो पहली चीज समझिए कि 50% के 80% चांसेस हो कि आप नहीं बचोगे, पहले संभावना यही कि नहीं बचना, ठीक है। अब कुछ एक चीज कर सकते हैं, उससे क्या है कि आप जो है लेट जाएं, अपने सर को बचा के लेट जाएं, जिससे कि आपका जो है संभावना थोड़ी सी बच जाए आपकी इसके अंदर से, कि सर पे इंजरी ना हो और
आप बच पाओ उसके अंदर से। वैसे तो संभावना कम है, जैसे शेर अगर आपके सामने आ गया तो क्या करोगे आप? तो 60% संभावना है कि आप शेर, आप जो करेगा शेर करेगा। लेकिन शांत हो जाओ, सांस रोक लो। सांस तो कब तक रोकोगे? दो चीजें कर लेना। पहली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हैं? ना, यही नहीं करना है, यही नहीं करना जो आप बता रहे हो। आप क्या नहीं करना, क्या नहीं करना? हाँ, वो बैक बैक नहीं मुड़ना है, आप फेस टू फेस देखते रहना। पहली चीज फेस, ठीक है ना, देखते रहना। हाँ, और दूसरा हो सकता है कि अपने अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करना है, तो हाथ ऊपर कर लेना सर पे, क्योंकि वो लोग देखते हैं जो बड़े और जानवर होगा उसके वो डरते हैं वो लोग। जितना छोटा कर लोगे अपने आप को उतना रिस्क आपको होगा, वो आपको ओवर पावर कर जाएगा। तुम हमें पावरफुल, तुम छोटे हो तो वो कर लेगा। आदमी डर के बारे क्या करता है, छुप जाता है ऐसे करके। जैसे दिल्ली की जू में एक बंदा था, वो गिर गया, कूद गया था, नशेड़ी था, कूद गया, शेर सामने खड़ा हो गया, उसके फोटो बड़ी वायरल भी है, देखना उसको। अब वो डर के मारे छुप गया, जब तक वो खड़ा रहा शेर खड़ा रहा, जब वो छोटा हो गया तब शेर ने उस पर अटैक कर दिया। तो घबराना नहीं है, तो खड़े रहना पहले तो, ठीक है। अब ये समझ लेना 50% तो यमराज आ चुके हैं, ठीक है, 50% तो यमराज आ चुके हैं, ठीक है। अब आखिर क्या कर सकते हो, तो एक कर सकते, खड़े रहो और ऐसे याद करो कि जितना अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करो कि हाँ मैं बड़ा हूं, मैं इतना, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात कहा था, चलो इसी बात खत्म करते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहां होते मिलते हैं, आप बताना। रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं? नाम सुने नाम? रॉयल बंगाल टाइगर कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक है, सुंदरबन के अंदर। सुंदरबन का है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। वहां पर किस, आज जो अभी जो पढ़ा रहा हूं कहानी, उस अभी जो पढ़ेंगे उसमें आएगा। मैनग्रूव्स वहां पर है। मैनग्रूव्स क्या है? वो पौधे, प्लांट जो पानी वानी में, समुद्र के पानी, खारे पानी में सर्वाइव करते हैं, उन्हें मैनग्रूव्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब शेर भी वहां पर रहता है। अब शेर ने खारा पानी पीते पीते शेर, वहां के शेरों का दिमाग हो गया भ्रष्ट। सच्चाई बात है, वो दिमाग उनका क्रैक हो गया, वो अलग हो गए वो लोग। वो बाकी जानवरों से अपने अपने दोस्त, अपने भाइयों से अलग हो चुके हैं, उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अब वो अटैक करते हैं इंसानों के ऊपर, और बहुत उनके सोचने का तरीका बहुत अलग हो चुका है। तो जो वहां के आदिवासी होते हैं, और शेर को जब वो मतलब भाई आते हैं वो गांव, जैसे तो अभी कहा ना, पढ़ा ना कि ये यार रिजर्व में जब आते हैं यहाँ पे, तो अब उनको मान लो कि लकड़ी काटती है, उनको जो है वो मधुमक्खी का जो पशुपालन, छत्ता लेकर आना, ये सब काम करते हैं ना भाई। उनका तो जीवन यही है उनका। तो शेर में अटैक करता है उनके पास। तो मैनीटर वो इतने आलसी हो गए हैं कि वो इंसानों को समझ ले, वो कहने लगे इंसानों खाओ बैठ के, ये आसान है, छोटा है, लेकिन खा लो, मजा आ जाता है इसके अंदर। ये कौन से? रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। नमक खाने से उनका दिमाग थोड़ा सा क्रैक हुआ है उनका। तो अब क्या किया गया, इंसानों ने क्या किया, कुछ बचने के लिए कुछ किया जाए। तो इंसानों ने क्या किया कि भाई थोड़ा सा इसको हैबिचुअल करने के लिए उन्होंने लकड़ी के इंसान बना के खड़ा कर दिए। लकड़ी के इंसान, लकड़ी के इंसान रहेंगे तो ये हैबिचुअल हो जाएंगे। हाँ नहीं, इंसान बनाया, उसमें करंट लगा दिया उसके अंदर कि भाई टच करेगा तो शेर को झटका लग जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे, पहले शुरू में टैक्टिस काम आई, बाद में वो समझ गया कि यार ये तो जो चुपचाप खड़ा रहे उसको नहीं करना, लेकिन जो भागे दौड़ेगा उसको पकड़ लो, उसमें झटका नहीं लगता है। शेर की बता रहा हूं मैं, शेर कितना स्मार्ट हुआ है, ठीक है। पहले तो हाँ, सुनते ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो शुरू में डर गए, जब वो अटैक करे उन्हें झटका लगे, वो कहे यार ये क्या चीज है, इंसान हो रहा है। लेकिन बाद में उन्होंने ये डिकोड कर लिया कि जो खड़ा रहता है वो उस पर नहीं टच करना, लेकिन जो भागेगा, दौड़ेगा, हिलेगा, उसको पकड़ो, उसको झटका नहीं लगता है। फिर एक और टेक्निक अपनाई गई, बहुत सिंपल टेक्निक अपनाई गई। इस तरह पीसेस क्रैक करना आसान काम है, आसान तरीके से हो सकती है। इस तरह से उन्होंने भी एक तरीका अपनाया कि शेर जब भी अटैक करता है पीछे से अटैक करता है। अटैक पीछे से करेगा, क्यों? क्योंकि फेस पे अटैक नहीं करता, आंखें दिखता रहता है उसको। तरीका पीछे से करो। तो गांव वालों ने क्या किया, एक नकली मास्क लिया, ह्यूमन मास्क लिया और पीछे लगा दिया। अब दो फेस हो गए, एक तो ओरिजिनल फेस और उनका नकली फेस। तो शेर जहां से भी देखे उसको फेस दिखाई दे, जहां से भी देखे उसको फेस दिखाई दे, तो शेर अटैक नहीं करता उन पे। सिंपल टेक्निक्स के माध्यम से उन्होंने अपना जीवन चला लिया। तो जरूरी नहीं कि आप मुश्किल काम करोगे तो पीसेस बनोगे, आसान काम करने से भी समझो आप, समझेंगे, समझिए मेरी बात, समझो। ये नहीं कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये ना ना ना, सही काम करोगे तो सफलता मिल जाएगी, चाहे शेर से बचना हो, चाहे आयोग से बचना हो। आप कह रहे हैं कि पीछे कुछ अरे अभी देखो यार, जो पढ़ा रहा वो पढ़ो पहले, है ना।
समझ में आ के नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। कार वाला बताइए ना कैसे। अब तू खुद आप कार बंद करो, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जितने भी हमारे खतरनाक है भाई। मैं तो कार लेने गया था अपनी, मैंने कहा भाई एक ही वाला देना, सेंट्रलाइज लॉकिंग, मुझे सेंट्रलाइज मत देना, एक पीछे वाला छोड़ देना। कि जब मैं कार लेने गया था तो उसमें बहुत ज्यादा ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो मैं जानबूझ पर्पसफुली जो है मैं पीछे वाला जो है उस समय अवेलेबल थे। अब तो खैर सभी गाड़ियों के अंदर सेंट्रलाइज आ चुका है, तो उस समय तो मैंने पीछे वाला लिया था कि जो घुमा के चढ़ाया जाए शीशों को। ऐसा मैं जो गाड़ी के पीछे वाला जो होता है यहाँ पे पीछे साइड रखती है, जो होता है यहाँ पर जो आगे बैठते हो तो सर रखने की जगह होती है, तो उसको आप उठाओगे ना तो उसके पीछे 2 लोहे के रॉड निकले रहते हैं। ठीक है, रॉड होते हैं, उन रॉड्स को रख के पुश करोगे तो शीशा टूट जाएगा। हाँ, टूटता है, खुलता नहीं, टूटता है। हाँ, वो खुल जाता है, ऊपर से खुल जाता है। ठीक है, सीट जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, यहाँ पे आगे बैठते हैं, वो सीट्स को ऊपर वाला उठा लोगे तो निकल जाता है उसका। ठीक है, अब यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं समझने के लिए, है ना? तो पढ़ाई कर, आपको जान नहीं बचा पा रही तो फायदा क्या ऐसी पढ़ाई? हर चीज नौकरी थोड़ी कि नौकरी मिल जाए 25,000 की बस जीवन हमारा धन्य हो जाए। नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन। ठीक है, नौकरी हो ना हो, जीवन तो हो कम से कम। जीवन जीने के लिए खाना भी तो चाहिए। खाने, अब खाने की दिक्कत है, क्या बात करते हो? मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देते हो ना राशन, खाना तो मिल ही जाएगा आपको, क्या बात करते हो? सर्वाइवल भी तो चाहिए। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2001 में की। देखो, एक सवाल ध्यान रखना, आपको ना एक सवाल पूछेगा आपसे एग्जाम में कि कौन सी योजना कब शुरू हुई है, तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना भी उसमें शायद 2001 में है ना। तो अलग अलग योजनाएं मैं सब फॉलोइंग सवाल करके आएंगी, क्या आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नाम संरक्षण कार्यक्रम को सम्मानित कर बनाई गई नई योजना। अच्छा, दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना 2013, तो 2 हो गई हैं। एक ये हो गई है, ये 2001 में शुरू हुई, लेकिन बाद में इसको जो है राष्ट्रीय नाम नम होगा, नाम लिखा नम भूमि संरक्षण, वेटलैंड्स की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक नई बनाई गई 2013 में राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना बना दी गई है। ठीक है, सिलेंडर लॉरिस नाम का एक छोटे निशाचर क्या होते हैं? निशाचर का मतलब क्या होता है? रात को जगते हैं। कौन कौन सा एग्जाम्पल दो? उल्लू हो गया, ठीक है, और पीछे से तैयारी करने वाले लोग हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? निशाचर हो कि नहीं हो? सब निशाचर हैं, सब हो जाता है। स्तनधारी क्या होते हैं? मैमल्स जो बच्चे के रूप में बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे के रूप में नहीं करते हैं। ठीक है, सिलेंडर लॉरिस जो है वो छोटे निशाचर स्तनधारी के लिए भारत में पहला एक अभयारण्य बना है जिसका नाम है कुडूर सिलेंडर लॉरिस, तमिलनाडु बना हुआ है। ठीक है, याद करना, सिलेंडर लॉरिस, कुडूर सिलेंडर लॉरिस तमिलनाडु में यह अवस्थित हुआ है। साइट्स यानी कि आपका एक जो एंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे में स्पीसीज हैं प्लांट की या जानवरों की, उनका जो ट्रेड होगा, किस तरह से उन प्लांटों को इधर से जाएगा, तो उसके ऊपर एक ये साइट्स नाम की जो है एक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है। तो उनके पक्षकारों की 19वीं बैठक के आयोजन नवंबर 2022 में पनामा सिटी में हुई। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, करंट अफेयर्स का आ गया, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा 2023 में क्या हुआ है ये। लेकिन साइट्स याद रखना, साइट्स जो है जो एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कि जो कि खतरे में है, उनकी जो ट्रेडिंग को लेकर ये है संबंधित है ये साइट्स। अच्छा, अब आ गया वार्षिक ई वेस्ट क्या था? ई वेस्ट टीवी मोबाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पादन में लगभग 70% हिस्सेदारी कंप्यूटर उपकरणों की है। 70% ई वेस्ट में 70% जो है कंप्यूटर उपकरण बिकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र के, चिकित्सा क्षेत्र के उपकरण और विद्युत उपकरणों का स्थान आता है उसमें, जैसे कि मोबाइल हो गया। ठीक है, चिकित्सा क्षेत्र में जो आपका जो मेडिकल जो वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट होता है, ठीक है, पट्टी वट्टी और सिरिंज, सबसे ज्यादा सिरिंज होती है, सिरिंज और सुइयां, ठीक है, ये सब आते हैं, इसके अंदर आते हैं। मीथेन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, हम पढ़ चुके हैं, बायोगैस का है, और नेचुरल गैस का भी मीथेन आता है। नेचुरल गैस, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एक होती है नेचुरल गैस,
ठीक है, उसको और कॉम्प्रेस कर देंगे तो नेचुरल गैस आती है, ठीक है, उसके अंदर मीथेन भरी होती है। सर प्राकृतिक गैस और नेचुरल गैस अलग अलग प्रोसेस बनाने के तरीके होते हैं, ठीक है, तो हाँ उसी में सीएनजी, तो आपके सीएनजी गैस जो बनती है ना, तो वो सीएनजी में मीथेन ही होती है, आपकी ज्यादातर मीथेन होती है, ठीक है। सवाल पूछेगा कि भाई आप जो सीएनजी गाड़ी चला रहे हो उसमें क्या है, मीथेन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान लगभग 30% से भी ज्यादा अधिक हो जाता है, ठीक है। नवंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार ने मदुराई जिले में अरितापट्टी एवं मीनाक्षीपुरी गांव को राज्य का पहला, मतलब तमिलनाडु का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, यानी बायोडाइवर्सिफाइड हेरिटेज साइट, ठीक है, 35वीं है भारत की। मतलब भारत में इतने सारे जो साइट्स हैं जहां पर बहुत सारी विविधता है, तमिलनाडु के पहली है कौन सी, मदुराई जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरी गांव है, ठीक है। जैव विविधता मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर, भिन्न प्रकार के पेड़, ये सब बता रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल याद कर लेना। वर्ष 2007 में कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लूर में इमली के बगीचे को भारत का, ये बताऊंगा, बीएचएस नहीं पता मुझे क्या चीज हो रही है, फुल फॉर्म में देखना पड़ेगा मुझे क्या चीज है, छोड़ देते हैं इसको, मैं देखना भूल गया था, चलो इसको देखते हैं, फिलहाल पढ़ लेते हैं, इसको नोट कर लेना, मैं देख के बताऊंगा बीएचएस का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या क्या तात्पर्य में बोला हुआ है। भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, क्या है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? सवाल सिंपल सवाल पूछेगा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, किस चीज से संबंधित है, ये सवाल पूछेगा आपसे वो। ब्लू फ्लैग, उसको पढ़ के आगे तो बोलोगे तो तुम पढ़ी लिखा हुआ है, अब आगे बोल दो, देख ही लिया तो पूरा बताओ क्या है। तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, हाँ गलत बोल रहे हो। ब्लू फ्लैग का है कि वहां पर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, जो बेहतरीन क्वालिटी के तट होंगे, कोस्टल इलाके होंगे, ठीक है, वहां पे क्या क्या इंतजाम है, किस तरह का चीजें हैं, तो जो तट बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम होंगे, सब कुछ वहां पे जो पैरामीटर्स होंगे वो पूरा फुलफिल कर रहे होंगे, उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। सर ये बताइए, गोवा जो है वो तो राज्य हो गया ना, तट, उसमें राज्य में कितने सारे राज्य में कितने सारे तट हो सकते हैं, 50 तट हो सकते हैं, ठीक है। अब हर तट में क्या बराबर से फैसिलिटी है क्या, कि वहां पर हर तरह के मान लो जो भी जो प्रोटोकॉल होता है, जो कि एक पैरामीटर होते हैं कि हाँ भाई एक तट में जहां पर टूरिस्ट आएंगे वहां पर ये चीजें होनी चाहिए, क्या वहां पर एवरेज नहीं, जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं ना कि भाई कि यहाँ पर सुरक्षा के ये साधन होने चाहिए, यहाँ पर सफाई का ये पैरामीटर होना चाहिए, ना तटों की बात कर रहे हैं, सिर्फ तटों के, तो जो तट साफ सुथरे या जो हैं वैसे हैं तो उन्हें इंडिया में 12 तटों को दिया गया सर्टिफिकेट। ये आप बात कर लो, गोवा तो राज्य है, राज्य इतना बड़ा है, वो अलग चीज हो गई यार, तट इंडिविजुअल तट होते हैं, घाट होते हैं, अलग अलग घाट, इतने घाट होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े थोड़ी ना होते हैं। आप तो पूरा का पूरा ले रहे हो, आप तो कोंकण घाट, मतलब फिर तो आपका गोवा से लेकर महाराष्ट्र केरल तक पूरा हो गया आपका तो कोंकण, तब क्या नाम, वही तो बोले तट बोल रहे हैं, तट जहां पे टूरिस्ट पहुंचते हैं, यहाँ पे एक बीच हो गया, बीच, हाँ ब्लू उसी से लिया गया, ठीक है, तटों के बारे में ये, बाकी वो तट जो है भाई बीच में पहुंचे लोग, ठीक है, अब वो टूरिस्ट प्लेस है तो वो तट साफ सुथरा या सेफ्टी वाइज बेहतरीन है कि नहीं है, आप अगर उसको फ्लैग मिला होगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यार यहाँ पे घूम सकते हैं, यहाँ पर सभी सुरक्षा का इंतजाम है, यहाँ पर सफाई का इंतजाम है, मतलब होता नहीं जैसे कि आपको 5 स्टार रेटिंग, अभी एसी चल रहा है तो 5 स्टार रेटिंग बोला गया, तो आपको आइडिया मिलता है कि हाँ ये इससे बिजली की खपत कम होती है, ठीक है ना, तो ये उसी तरह का एक सर्टिफिकेशन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। इंडिया में 12 हैं फिलहाल, ठीक है। नवीनतम शामिल 2 स्थल हैं लक्षद्वीप के अवस्थित मिनिकॉय थंडी बीच और कदमत बीच, ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही है। लक्षद्वीप पता है कहां पर है, लक्षद्वीप कहां पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप कहां है, अरब सागर में। मैं बोलूंगा कि 9 डिग्री चैनल किसको किससे डिवाइड करता है, 9 डिग्री चैनल किसको किससे डिवाइड करता है, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल 2 हैं और 10 डिग्री चैनल 3 हैं, एग्जाम में तीनों आए सवाल। 8 डिग्री चैनल है क्या, हम किस, ये चैनल का मतलब क्या है, 8 डिग्री चैनल का क्या मतलब है, तो ये बताओ कि ये 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये है क्या, ये
फिर हम बात करेंगे कि क्या इसमें किसमें किसमें फर्क होता है। बताओ क्या है? सर वो पतला सा क्षेत्र? पतला सा क्षेत्र? अरे बाबा, लैटिट्यूड्स कहते हैं ये पता है इसको? पता है लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है आपका, ठीक है ना? ये इक्वेटर हो गया, ये तो पता है ना आपका, ठीक है? उसके आगे चलती है, अब ये मान लो ये इधर ये हो गया 8 डिग्री हो गया, ठीक है? ये 9 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, इस तरह के होते हैं, ठीक है? तो यहां पर मौजूद पानी, अरब सागर का पानी, यहां पर मौजूद अरब सागर का पानी, यहां पर मौजूद अरब सागर का पानी, ये इसका इन्हें बोलते हैं डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री लैटिट्यूड पे जो पानी समुद्र का हिस्सा है उसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, जो 9 डिग्री पे होगा। और इन दोनों 8 और 9 के बीच में 111 किलोमीटर का फर्क होगा। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल के बीच में 111 किलोमीटर का फर्क है, ठीक है? तो उस समय वहां पे कौन सा पानी होगा, तो किसके डिग्री करते हैं? तो 8 आपका 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आपका हो गया अंडमान को निकोबार से करता है, अंडमान निकोबार, ठीक है? 9 वाला जो है वो आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से करता है, ठीक है, होता है। और आपका जो 8 डिग्री है वो मालदीव को लक्षद्वीप से करता है, ठीक है? तो इस तरह का आपको पढ़ना चाहिए। 8 डिग्री ज्योग्राफी में है, मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया क्या चैनल की बात कर रहे हैं हम लोग? समझ में आ गया ना? ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 क्या है? तो 8 डिग्री चैनल के ऊपर, 8 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जो पानी होगा समुद्र का, उसे 8 डिग्री चैनल बोलेंगे हम लोग, ठीक है? ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और डिटेल में बता दूंगा मैं इसको। पर्यावरण संबंधित प्रमुख वैश्विक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में सवाल आएगी। कौन सी रिपोर्ट किसने जारी किया है? कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है? इस पर काम होता है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम यूएनईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सवाल पूछूंगा अभी आपसे कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में। नैरोबी, केनिया, ठीक है? इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर बनाना था, तो अफ्रीका या एशिया में से किसी एक जगह को बनाना था। तो इंडिया ने भी ट्राई किया था, इंडिया ने कहा था कि भाई हम हमारे बना लो, और केनिया भी ट्राई कर रहा था इधर, केनिया भी। तो फिर जब ऐसा वक्त आया कि इंडिया को फेवर हो रहा था कि इंडिया में बनेगा हेडक्वार्टर, तो नेहरू जी ने ये ऐसा गिफ्ट दिया केनिया को कि ठीक है आपने, क्योंकि अफ्रीका से कुछ हो नहीं पाता था, अफ्रीका का इन्वॉल्वमेंट कम था, और अफ्रीका से संबंध अच्छे करने के लिए नेहरू ने बोला कि ठीक है आप ये यूएनईपी का जो है हेडक्वार्टर आप अपने यहाँ बना लो, हम अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। तो नैरोबी, केनिया, केनिया की राजधानी नैरोबी, वहां पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर बना हुआ है। एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है? ध्यान रखना इस बात का। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है? कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और यूएनपी। यूएनपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा कई बार रिपीट करेगा, बाकी ये याद कर लें। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट यूएनपी, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, इसमें 3-4 लोग मिलते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल क्लाइमेट चेंज चैंपियंस, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एवं अन्य। कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ रिपोर्ट, अलग रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनिसेफ, यूनिसेफ ने इसको जारी किया हुआ है, जो बच्चों के लिए होता है यूनिसेफ, ठीक है? पता है ना, स्कूल में आता था यूनिसेफ वगैरह, ठीक है? कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ रिपोर्ट, ठीक है? बहुत इंटरेस्ट टॉपिक, ये तो थोड़ा सा दिया, बाकी आपको और भी रिपोर्ट, इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट भी याद करनी है, इकोनॉमिक वाली बहुत, करंट अफेयर्स वाली बहुत आती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यूएनईपी, प्रोटेक्टिंग पीपल्स थ्रू नेचर, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF। एक तो डब्ल्यू वो क्या होता है, कुश्ती होती है, WWE, ये है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। अब मुझे बताओ, आप बताओ, देख ये पता है ना इसका लोगो क्या है? WWF का लोगो, एग्जाम में सवाल आया हुआ है ये। WWF का लोगो क्या है? पांडा। देखा पांडा? पांडा देखा आपने? पंडा तो पंडित जी हो गए। पांडा देखे? पांडा छोटा छोटा पांडा, अब वही पढ़ना आपने।
आपने पंडा बोला था। पांडा पांडा, अरे वो तो ऐसे ही ऐसे पांडा देखा देखा पांडा, व्हाइट रंग के होते हैं, छोटे छोटे भालू टाइप के होते हैं, ठीक है। और बांस खाते हैं, बांस खाते हैं। तो इंडिया में कहाँ मिलता है पांडा? असम और ये आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ साइड मिल जाता है आपको, व्हाइट व्हाइट। वही ना जो क्यूट से रहता हाँ वही वही वाले, बहुत छोटा सा छोटा, नहीं छोटे बड़े बड़े होता है तुम्हारे। एक कुंफू पांडा देखो पीछे जाके आप। कुंफू पांडा, ठीक है। मैं तो इसको देखती रहती बस हूँ। अच्छा, इसीलिए घर भी ले आना है फिर, ठीक है। पांडा की तरह समस्या बहुत हो रही है, बहुत आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं, इतने आलसी हो गए हैं कि बच्चा पैदा करना भी अब इंटरेस्टेड नहीं रह गया उनका, इसलिए पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही उनकी, एडवांस सुस्त हो गए हैं। ये वही हालत हो गई जैसे इटली में पिछले 3 महीने से बच्चे नहीं पैदा हुए हैं, लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे। मैंने कहा रहता ये पांडे के वहीं से तो नहीं, इटली से तो ट्रेनिंग लेकर आए हैं। अच्छा, ग्लोबल ट्रेंड इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? दोबारा नवीनीकरण। हाँ, क्या मतलब है? मतलब बताओ। अरे उससे पूछ रहे हैं, बताओ हिंदी में बोलते रिन्यूएबल को? नवीनीकरण। नवीनीकरण क्या मतलब? नवीनीकरण का मतलब क्या होता है, सुना है? दोबारा यूज कैसे, कहां पे, कोई एग्जांपल दोगे? कोई ऐसी ऊर्जा जो कि दोबारा फिर यूज कर लो, आप कर सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? सन, विंड, सोलर, है ना? होता है ना कि वही खत्म नहीं होगी, मिलती रहेगी, जो जो एनर्जी लगातार मिलती रहे। कोयला क्या है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है? कोयला कौन सी है? कोयले से होने वाली ऊर्जा किस तरह की है? नवीनीकरण है कि कौन सी है? गैर नवीनीकरण। गैर क्यों? वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोयले पर गया तो गया, कोयला गया, पेट्रोल गया तो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 2 तरह की ऊर्जा बनती है ना, एक तो वो जो आपने एक बार यूज कर लिया फिर खत्म तो खत्म हो जाता है, जैसे कि आपका पेट्रोल, गैस, कोयला, ठीक है, वो गैर नवीनीकरण हो गया। एक बार नवीनीकरण क्या हो गया? जो कि रिन्यूएबल है, यानी कि बार बार रिन्यू करना, बार बार रिन्यू करना, बार बार हो सकता है। क्या सूरज तो रहेगा जब तक बहुत टाइम है इसको जिंदा रहने में, ठीक है। सूरज हो गया, हवा, हवा बार बार चल सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह की इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो यूएनईपी ने जारी की। ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी यूएनईपी का है। और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है अंतरराष्ट्रीय एनर्जी ऊर्जा एनर्जी की है, ठीक है, एजेंसी का। ये रटना है बस, आपको कुछ नहीं करना है, रट लेना। अब आगे एक और, एफ्लोटॉक्सिन। ये आप मूंगफली के ऊपर जो अगर इस तरह के हरे हरे आप दिख जाए आपको, तो खाना बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ये एक बैक्टीरिया के फफूंदी है, सॉरी कवक फफूंदी है, ठीक है, जो कि जहरीले होते हैं। यह एक ऐसा माइक्रो टॉक्सिन है जो दुधारू पशुओं के साथ साथ मनुष्यों को भी हानि पहुंचाता है। यह एक कवक फफूंदी है जो कि एस्पेजिलस पैरासिटिकल एस्पेजिलस फ्लेक्स से निर्मित होता है या कैंसर जनक पदार्थ है तथा यकृत कैंसर को करता है। तो ऐसे जो है मूंगफली वगैरह में जो है इस तरह के आ जाए, तो कभी कभी आपसे पूछते हैं एफ्लोटॉक्सिन क्या चीज होती है? वो एक तरह का फफूंदी है जो कि कैंसर युक्त है, खाने से, चाहे जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उसको करता है, एफ्लोटॉक्सिन है, ठीक है। एक है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कार्बन पॉल्यूटेंट, दीर्घ स्थायी कार्बनिक पदार्थ। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगातार, जो एक बार आपके एनवायरनमेंट में आगे तो लगातार रहती हैं, दीर्घ स्थायी रहेंगी, जल्दी जाएंगी नहीं, ठीक है, और फूड चेन के साथ ये बढ़ती जाती हैं। कोई एग्जांपल दे पाओगे आप? एक बार कोई प्रदूषण जो है वो आ गया तो वो रुका हुआ है, वो सिस्टम में रुका हुआ है। नहीं, प्लास्टिक मुझे तो और बता दो, जैसे कि डीडीटी देखा, ठीक है, डीडीटी डिटर्जेंट नहीं, पेस्टिसाइड होता है। अब पेस्टिसाइड जो होते हैं, आपने फलों पे छिड़के कि भाई हमारा फल जो है कोई पेस्ट ना खा जाए, ठीक है ना, वो फल इंसानों ने खाए, इंसानों ने फल खाया, फल के साथ वो जो डीडीटी था वो भी पेट में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इंसानों के माध्यम से, मान लो इंसानों ने
मतलब जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट होती है वो निकला, उस पे मान लो सुअर ने खा लिया या किसी ने, कुछ जानवर ने खा लिया, इस पे कुछ और आए, या इंसान या जानवर मर गए, जो इंसान जो है वो मर गए, पशु मर गए तो गिद्धों ने खा लिया, ठीक है, तो वो डीडीटी है वो पशुओं से होते हुए वो पक्षियों में भी आ गए, तो सिस्टम में पूरा वो रुका हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा सिस्टम से, किसी ना किसी के शरीर में जा रहा है लेकिन सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा। उसे बोलते हैं दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषण, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कार्बनिक पॉल्यूटेंट। समझ में आया ये बात? पीओपी चिन्हित रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेषता निम्न है, पर्यावरण में दीर्घ काल तक उपस्थित रहते हैं, सजीवों की फैटी एसिड पे जीव संचय करते हैं, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, लॉन्ग रिच एनवायरमेंट रिपोर्ट। ठीक है, खैर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो मतलब है समझा दिया मैंने। कि कोई पूछे कि दीर्घकालीन दीर्घ स्थायी कार्बनिक पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो समझना कि बस कैसे केमिकल या पॉल्यूटेंट जो कि एक बार सिस्टम में आ गए तो फिर रुके हुए हैं, बस इंसान से जानवर, जानवर से बैक्टीरिया, यहीं सब वो जा रहे हैं वो, ठीक है। क्या डीडीटी हुआ? कैसे बताए? छिड़काव करते हैं ना कीटनाशकों में, तो वो कीटनाशक मर गए, सॉइल में मिल गया, वो जो फ्रूट्स होता है, फल में आ गया, उसमें आता है, प्लांट के अंदर आ जाता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है उनके कुछ केमिकल्स को, वो केमिकल से आपने खाया तो आपके शरीर में आ गया, हाँ, सॉइल के अंदर आ गया, ठीक है ना। वो तो जरूरी नहीं कि वो खाली ऊपर छिड़का तो छिड़के ही रह जाते हैं, कुछ चीजें वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। वो भाई कुछ डाले गए तो कीड़ा तो मरेगा, लेकिन कीड़े वो फ्रूट्स भी अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेंगे, या प्लांट भी अपने आप को मिट्टी के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या उस पर कैंसर हो सकता है डीडी वगैरह, ठीक है। केंद्रीय और परिधीय यानी कि नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, इम्यूनिटी वो खराब होती है, प्रजनन संबंधी विकार यानी कि बच्चा पैदा करने की जो दर है वो खराब होती है, आपके सामान्य शिशुओं और बच्चों के विकास में बाधा, यानी बच्चे जो है उनका जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक आता है ये प्रजनन संबंधी से विकार। बताओ मुझे ये बताओ कि फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट क्या होता है? एग्जाम पूछते हैं, फर्टिलिटी रेट, जन्म दर, हाँ, क्या होता है, कितनी है? एक नहीं वो नहीं, वो भी नहीं है। एक महिला, एक एवरेज महिला कितने बच्चे पैदा करती है, वो है फर्टिलिटी रेट। एक महिला कितने बच्चे, एक एवरेज महिला कितने बच्चे पैदा करे। तो भारत में क्या रेट है फर्टिलिटी? भारत में जो इस समय चल रहा है वो 2.0 आ गया है। समझना बात, क्वेश्चन लिख लो, 2.0 फर्टिलिटी रेट क्या है कि एक एवरेज महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है। तो भारत में इस समय 2.0 है। ये अच्छा है, बुरा है, क्या है? इंडिया यहाँ 2.0 चल रही है। एक और आंकड़ा 2.1 ये है, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेशो। क्या मतलब इसका? रिप्लेसमेंट रेशो यानी कि अगर एक महिला 2.1 बच्चे पैदा करे तो बढ़िया है, तो जितने लोग मर रहे हैं या सिस्टम से बाहर जा रहे हैं और उतने ही नए लोग बच्चे आ रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो आपकी जनसंख्या एक बैलेंस रहेगी। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रेशो। 2.1 है, ध्यान रखना। रिप्लेसमेंट यानी कि बच्चे जो जितने मर रहे हैं और जितने बच्चे उनके जगह नए बच्चे आ रहे हैं, इससे कम होता है 2.0 से 2.1 से कम होता है। जैसे इंडिया का 2.0 है, या मान लो कोरिया वोरिया का 1.6 चल रहा है सब, तो ये अच्छा है बुरा है? अगर 1.6 कोरिया का आ गया तो अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। इसका मतलब इसका क्यों बुरा है? काम करने वाले लोग मर ज्यादा रहे हैं लेकिन उनको रिप्लेस करने वाले लोग कम आ रहे हैं। फिर तो इससे एक और प्रॉब्लम होगी कि बुढ़ापा या बुढ़ी मैन पावर होगी। जापान में है दिक्कत, चाइना में दिक्कत आ गई, कोरिया में दिक्कत आ गई कि बूढ़ी मैन पावर है वहां पर, नए लोग आ ही नहीं रहे हैं, और नए लोग नहीं आ रहे तो काम कौन करेगा? हम लोग अभी बस रिप्लेसमेंट रेशो के ऊपर ही बैठे हुए हैं, बस 2.1 और 2.0 के पास है, ठीक है। हम लोग कंट्रोल कर लिया, 2.0 हो गया है, अरे बहुत कम में आ गया हम लोग, ऐसी बात नहीं है यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गया, ये पॉपुलेशन बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक आपके है, वो सवाल आएगा उस पर से, पॉपुलेशन, उसकी थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं,
रिप्लेसमेंट रेशियो क्या क्या है, ये सब उसी से संबंधित है। पॉपुलेशन से लगातार सवाल आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, मीटिंग हुई, वहां पर मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि हुई है, ठीक है। स्टॉकहोम 2001 में हुई, प्रभावी 2004 में हुई है। स्टॉकहोम कन्वेंशन लिख दीजिएगा, इसमें यही आपके जो पीओपी से बचने के लिए है। पीओपी क्या है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वही जो एक बार सिस्टम में आ गया तो रहेगा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन से हुआ है। फटाफट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तमिलनाडु राज्य में 17वें वन्य जीव अभयारण्य के रूप में किया गया। 17वां तमिलनाडु का है, कावेरी दक्षिण वन्य जीव अभयारण्य है। 8वें भारत जल सप्ताह, अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पास ही में आगे 17 से 21 सितंबर को एक भारत का 8वां जल सप्ताह बनाएगा। तो 17 से 21 सितंबर 24 में, जिसकी थीम होगी समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोगी, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब उस समय करंट अफेयर्स में आएगा, इसमें भी आएगा। 8वां भारत जल सप्ताह क्या है? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, इंपॉर्टेंट है। भारत का 33वां हाथी रिजर्व, हाथी के लिए भी सुरक्षा करने के लिए गया है, ठीक है। वो अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। कहां पर है ये? ददुआ पीलीभीत में स्थायी तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में। यूपी में भी हाथी के लिए रिजर्व बन गया है। ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दुदुआ पीलीभीत में स्थित तराई में हाथी रिजर्व, एग्जाम में आएगा, लिख लो, नोट कर लो सर, ठीक है। तराई क्या होता है? तराई क्या होता है? तराई क्या होता है? तराई क्या होता है? ये पहाड़ आपके हैं, जो नदी जो है पहाड़ छोड़ के नीचे आती है, बस यहाँ ये तराई से, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर भांगर भी होता है। यहाँ पर क्या, नदी जो है एक बार आती है, फिर नीचे ले जाती है, फिर ऊपर उठती है, तो उस इलाके को तराई इलाका बोलते हैं। अब इसमें पानी की अवेलेबिलिटी रहती है और नदी जो है सरफेस पे ट्रेवल ज्यादा करती है। सरफेस पे कभी को सीधा रास्ता नहीं मिलता, तो पत्थर बड़े बड़े होते हैं, सरफेस पे रहती है। पानी ज्यादा होने से दिक्कत यहाँ पे रहती है कि नमी हमेशा बहुत रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं, और मच्छर हो जाने से वहां पर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस वाली बीमारी होती है। तो गोरखपुर बस्ती का जो अपना क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो है आपका तराई का क्षेत्र है, और वहां पर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस यानी कि दिमागी बुखार वाला जो मच्छर है वहां बहुत उगते हैं, पैदा होते हैं और बीमारी होती है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा दिमागी बुखार होते हैं। वहां पे जैपनीज एन्सेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार कहां पर है? आपका गोरखपुर, उधर आपका बस्ती तक में इलाके हैं ये, ठीक है। भारत का पहला जैव गांव कहां पर है? दासपुरा गांव त्रिपुरा में हुआ है। जैव गांव पढ़ चुके हैं हम लोग, वो गांव जो कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा हुआ है, कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु ने खारे पानी से चलने वाली एक बनाई, लालटेन बनाई है, रोशनी नाम है। अच्छी सी लालटेन है, ऐसी लंबी सी लालटेन है, ये ऐसे लंबी सी है, ठीक है। इसलिए तो वो क्या करती है, आप खाली पानी यानी कि खारे पानी को, यानी कि सॉल्टी वाटर को यूज कर लो और ये लालटेन जलती है। ये कहाँ, इसका नाम क्या? रोशनी नाम है इसका, तमिलनाडु में ये खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन बनाई गई है, ठीक है। भारत ने 3 जुलाई 2022 को अपनी 750 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई के लिए अपनी तरफ से पहला अभियान शुरू किया है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लो कि ये जो थीम दिया गया है, ये आपके जितना भी तट ये इलाका है, यानी जितना भी याला इलाका है, ये भारत का जितना भी तटीय इलाका है, इसको साफ करने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नाम का थीम दिया गया है, ठीक है। और कितनी किलोमीटर की रेंज है? 7,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर की पूरी रेंज है ये। इससे जुड़ा सवाल आपसे पूछेगा आपसे कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? गुजरात की है। गुजरात नंबर 1 पे है, जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, ठीक है। बनाएंगे जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन। मैंने क्या कहा था? मैनग्रोव क्या होते हैं? वो पौधे, वो प्लांट जो कि समुद्री पानी में रहते हैं, ठीक है। समुद्री पानी, बैक वाटर,
जब होता क्या है कि समुद्र होता है, अब समुद्र में मान लो समुद्र है ये, ठीक है, ये कोई ये तट है समुद्र, ये लैंड है, ये लैंड है, ये आपका सी या ओशन हो गया। अब पानी, तूफान की वजह से पानी जो आता है वो इधर आ जाता है, ठीक है, अमूमन इधर आ जाता है। तो कुछ पानी इस इलाके में आता है, तो क्या बोलते हैं उसको? पहले तो ये पानी जैसे कुछ बह के इधर आ जाए, क्या बोलेंगे उनको? ये एक तरह का झील, झील बना दी इन्होंने, इन्हें बोलते हैं बैक वाटर, बैक वाटर, ठीक है। यानी समुद्र का पानी आया और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, और ये पानी झील में रह रहा है, ये भी खारा पानी होता है, ठीक है। कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो थोड़े से पानी, समुद्र के पानी के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे होते हैं, यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेड़ उग रहे होते हैं, यानी कि समुद्र है, इलाका पानी है, समुद्र के आसपास का इलाका है, वहां पर पेड़ उग रहे हैं, उन तट पे उग रहे हैं, ठीक है। समुद्र और जमीन के बीच में एक अच्छा खासा पेड़ है वहां पे, ठीक है। और पानी जो है वो खारा पानी ही होगा, तो समुद्र का पानी खारा पानी होगा, उस खारे पानी में भी वो लोग उगते हैं वहां पे। और जो आपका सुंदरबन का इलाका है, पूरा इलाका वही इलाका है वो, जहाँ पे हमने शेर की बात की थी, जहाँ पर शेर नमक खा के बड़ा आयोडीन उसके अंदर, शरीर के अंदर आ गया और वो स्मार्ट हो गया, स्मार्ट शेर हो गया वो, ठीक है। स्मार्ट नहीं हो, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो गई है, मानसिक दिक्कत हो गई, उनके मानसिक बीमार हो गए वो लोग, ठीक है। तो वहां पर पेड़ उगते हैं, उन्हें मैनग्रोव कहा जाता है, ठीक है। तो पूछेगा सवाल आपसे कि मैनग्रोव कहाँ होते हैं? वो है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में। वैसे तो और भी जगह कई इलाके हैं, लेकिन सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन के अंदर मैनग्रोव होता है वहां पे। मैनग्रोव हिंदी में क्या बोलते हैं? मैनग्रोव, मैनग्रोव बोलते हैं ना, मैनग्रोव बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। जलवायु के लिए मैनग्रोव गठबंधन, तो मिस्र में शर्म अल शेख में UNFCCC की COP की 27 मीटिंग हुई के दौरान संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा हुआ था, ठीक है। क्या है सब मैं बताऊं, क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर? अरे कुछ नहीं, बस ये बोला कि भाई वैसे करंट अफेयर्स पे पुराना है, एक मैनग्रोव गठबंधन बना रहे हैं कि भाई एक मीटिंग हुई है, कहां पर? मिस्र में, इजिप्ट में, ठीक है। वहां पर ये फैसला किया गया कि ये देश हैं कौन से? UAE, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, इंडोनेशिया, जहां पर मैनग्रोव होते हैं, ये लोग मिलकर इन मैनग्रोव की संरक्षण देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर जो वो खराब ना हो जाए। पता कि उसको ध्यान नहीं दिया और मैनग्रोव खत्म हो गए, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि मैनग्रोव कुछ काम आते हैं। क्या काम आते हैं? पहला काम आता है कि समुद्र से जो तूफान आता है उसको रोकने ही काम आते हैं। भाई थोड़ा सा पब्लिक यहाँ रह रही है, बीच में पहाड़ जंगल होंगे, तो जो तेज हवा आ रही है, जो पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसको एक प्रोटेक्शन देते हैं ये लोग, ठीक है। प्लस फिर वहां पे जो गांव के लोग जो रह रहे हैं, उन्हें खाने पीने का भी उनको इंतजाम होता है, जो वहां पे जो भी उगता है मैनग्रोव यहाँ पे, तो उसको बेच सकते हैं, उनकी जो जीवन यापन कर पाते हैं वो लोग, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। इन अवर लाइफ टाइम अभियान, एक अभियान शुरू किया गया है, अब इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 का है यार, छोड़ दो 2022 का। एक इंपॉर्टेंट है बहुत, एक ना राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र बनाए। ध्रुव का मतलब क्या है? पोल्स। पोल्स का मतलब क्या है? पोल्स कौन सा होता है? पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। नॉर्थ पोल क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ पोल क्या होता है? हाँ, उतनी तो हिंदी होगी ना। आर्टिक, आर्टिक, ठीक है। और ये क्या है? नीचे वाला अंटार्कटिका, ठीक है ना। ये हो गया अंटार्कटिका, वो हो गया आर्टिक, अंटार्कटिका और समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ ये पानी वाला है, ज्यादातर यहाँ पानी रहता है और यहाँ पर बर्फ रहती है, ठीक है ना। क्यों समझ में आ गया बेटा? ये अंटार्कटिका, वो आर्टिक ओशन है ना, यहाँ पानी रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, यहाँ पर लोग नहीं रहते, यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भारत ने कुछ अपने साइंटिस्ट भेजे, वहां पर लैब बनाई है, ठीक है। तो उनका नाम पूछेंगे वो उनसे, क्या बनाया है देखो। राष्ट्रीय अंटार्कटिक समुद्री अनुसंधान केंद्र स्थापना 1988 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हुई है। मुख्यालय क्या है? वास्को डी गामा, लखनऊ में है, गोवा में है, या ध्रुवीय और अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंटार्कटिका में 3 है आपके, दक्षिण गंगोत्री पहला था, फिर मैत्री और भारत, और आर्टिक में कौन सा? हिमाद्री, एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। हिमाद्री आपका आर्टिक के अंदर है, यानी ऊपर नॉर्थ पोल में है,
और साउथ पोल में आपके दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारत। ठीक है, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर यूपीएससी का मेंस पढ़ते हैं तो आर्टिक पे जो क्या क्या है उस पर डिस्कस और कर सकते हैं कि वहां पर भी बहुत कुछ चल रहा है। वहां पर आर्टिक क्वेश्चन के ऊपर काफी एक्टिविटीज, हाँ वहां पर काफी, वहां पर वो भी टॉपिक अपने में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे बाद में, टाइम नहीं आता। ठीक है, बाकी ये आपके जो है भारत के प्रमुख संगठन और संस्थान हैं, इन्हें एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आपको मैंने पीडीएफ दे दी है, उसमें 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 मिल जाएंगे कि कौन से संस्थान कौन से किस जगह पर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये, तो पढ़ लेना, याद करना, इसी याद करना है। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें रट्टा ही मारना है। जैसे सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तमिलनाडु, कोयम्बटूर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, सलीम अली। ठीक है, जैसे कि आपका नीरी होगा एक आपका राष्ट्रीय पर्यावरण, ये कर्नाटक, नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी है। ठीक है, कहाँ है, नागपुर में। 50 बार आया हुआ है, 50 बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हर एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, याद कर लेना। पर्यावरण से पूछता है, पर्यावरण से संबंधित कौन से आपके संस्थान कहां पर हैं, वो जगह भी है और वो कौन से हैं, अब वो आपकी समस्या है।